नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज इस वीडियो का टॉपिक है भारतीय इतिहास और ये टॉपिक दोस्तों आपके रेलवे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर दोस्तों इस बार रेलवे में सिलेक्शन लेना है तो पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए, इस वीडियो का पहला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता की मुहरों पर, ठीक है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की मुहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर देखा जाता है? तो मैं साथियों आपको बता दूं कि हड़प्पा सभ्यता के मुहरों पर बैल का चित्र देखा जाता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए साथियों, आपका अगला प्रश्न है एलिफेंटा गुफा मंदिरों का नामकरण किसके समय में हुआ? तो साथियों ये राष्ट्रकूट के समय में हुआ था, ठीक है। चलिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता से प्राप्त मुहरों पर कौन से वृक्ष की आकृति मिलती है? तो साथियों ये पीपल की आकृति मिलती है, ठीक है दोस्तों। सिंधु सभ्यता के प्राप्त मुहरों पर पीपल के वृक्ष की आकृति मिलती है दोस्तों, ठीक है। चलिए साथियों, आपका अगला प्रश्न है निम्न में से किस मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के द्वारा किया गया? तो साथियों ये कैलाश मंदिर का निर्माण किया गया, ठीक है। चलिए साथियों, आपका अगला प्रश्न है निम्न में से किस हड़प्पा नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं? तो साथियों ये कालीबंगा में मिले हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए साथियों, आपका अगला प्रश्न है पत्थर से बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई थी? बहुत ही अच्छा प्रश्न साथियों, बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या बनेगा? पत्थर से बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई थी? तो साथियों ये हड़प्पा स्थान पर पाई गई थी। साथियों यहाँ पर एक और क्वेश्चन बनेगा, जैसे यहाँ पर नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज, ये साथियों हड़प्पा स्थान पर पाई गई थी, और यहीं पर दोस्तों नृत्य करते हुए महिला की मूर्ति ये कहाँ पाई गई थी? तो साथियों ये मोहनजोदड़ो में पाई गई थी, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए साथियों, आपका अगला प्रश्न है यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं? तो साथियों यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, ठीक है। चलिए साथियों, आपका अगला प्रश्न है किस वेद में समा और समिति को प्रजापति की 2 बेटियां कहा गया है? तो साथियों ये अथर्ववेद में कहा गया है, ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए साथियों, आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को सतसहस्त्री संहिता के नाम से भी जाना जाता है? तो साथियों ये महाभारत को जाना जाता है, ठीक है। चलिए साथियों, आपका अगला प्रश्न है गीता का प्रथम श्लोक कुरुक्षेत्र की व्याख्या किस रूप में करता है? बताइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बनेगा साथियों इस प्रश्न का सही आंसर? गीता का प्रथम श्लोक कुरुक्षेत्र की व्याख्या किस रूप में करता है? तो साथियों ये धर्म क्षेत्र के रूप में करता है, ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए साथियों, आपका अगला प्रश्न है प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वस्तु कितने मूल तत्वों से बनी है? तो साथियों 5 मूल तत्वों से मिलकर बनी है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए साथियों, आपका अगला प्रश्न है जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय में भारत में ईसा पूर्व किस शताब्दी में धार्मिक अशांति देखी गई? तो साथियों ये 6ठी शताब्दी में धार्मिक अशांति देखी गई, ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए साथियों, आपका अगला प्रश्न है महावीर स्वामी को जिन नाम से जाना जाने लगा? ठीक है दोस्तों, महावीर स्वामी को जिन नाम से जाने जाने लगा, तो साथियों जिन का अर्थ क्या होता है? बताइए, जिन का अर्थ क्या होता है? तो मेरे प्यारे साथियों जिन का अर्थ होता है विजेता, ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए साथियों, आपका अगला प्रश्न है जैन मठ संस्थानों को क्या कहा जाता है? बताइएगा, क्या बनेगा साथियों इस प्रश्न का सही आंसर? जैन मठ संस्थानों को क्या कहा जाता है? तो साथियों इसे वसदी कहा जाता है, ठीक है। चलिए साथियों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस भाषा में गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश दिया था? तो साथियों गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश जो है ये पाली भाषा में दिया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम बुद्ध की माँ का क्या नाम था? तो मेरे प्यारे साथियों गौतम बुद्ध की माँ का नाम माया था, ठीक है। चलिए साथियों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध धर्म में भिक्षुणी बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? बताइए, बौद्ध धर्म में भिक्षुणी बनने वाली सबसे पहली महिला कौन थी? तो साथियों ऑप्शन डी महाप्रजापति गौतमी थी, ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। चलिए साथियों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिनमें भिक्षुओं के लिए नियमों का उल्लेख है? तो साथियों वो बौद्ध ग्रंथ है विनय पिटक, जिसमें दोस्तों भिक्षुओं के लिए नियमों का उल्लेख किया गया है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए साथियों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में राज्य के कितने अंगों का वर्णन किया था? तो साथियों 7 अंगों का वर्णन किया था, ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए साथियों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी सर्वप्रथम, ठीक है दोस्तों,
किस मौर्य राजा ने बनाई थी? बताइए। पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी सबसे पहले किस मौर्य राजा ने बनाई थी? तो साथियों ये चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाई थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए मेरे प्यारे साथियों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनोसियस नामक राजदूत किस मौर्य शासक के काल में आया था? बताइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डायनोसियस नामक राजदूत किस मौर्य शासक के काल में आया था? तो साथियों ये बिंदुसार के शासनकाल में आया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए मेरे प्यारे साथियों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य शासक अशोक द्वारा निर्मित सारनाथ सिंह चतुर्मुख किस पत्थर से बना था? बताइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मौर्य शासक अशोक द्वारा निर्मित सारनाथ सिंह चतुर्मुख किस पत्थर से बना था? तो मैं कहूँगा साथियों ये बलुआ पत्थर से बना था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौरिया नंदगढ़ स्तंभ कहाँ स्थित है? बताइएगा, लौरिया नंदगढ़ स्तंभ कहाँ स्थित है? तो साथियों ये बिहार के चंपारण में स्थित है। ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए मेरे प्यारे साथियों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरक संहिता कितने अध्यायों और खंडों में विभाजित है? बताइए, चरक संहिता कितने अध्यायों और खंडों में विभाजित है? तो मेरे प्यारे साथियों 120 अध्याय और 8 खंड में विभाजित है। ठीक है, आपको याद रखना है, 120 अध्याय और 8 खंड में विभाजित है। चलिए मेरे प्यारे साथियों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरहुत का स्तूप किस राजवंश की कला का सुंदर उदाहरण है? बताइएगा, क्या बनेगा इस प्रश्न का सही आंसर? भरहुत का स्तूप जो है ये किस राजवंश की कला का सुंदर उदाहरण है? तो साथियों ये शुंगकालीन का है। ठीक है, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए साथियों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम मुद्राएं किसने चलाई? तो साथियों ये इंडो बैक्टीरियन ने चलाई। ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए मेरे प्यारे साथियों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा गया है? बताइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा गया है? तो साथियों ये गुप्त काल को कहा गया है। ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए मेरे प्यारे साथियों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त संवत की स्थापना किसने की थी? बताइएगा, गुप्त संवत की स्थापना किसने की थी? तो मेरे प्यारे साथियों ये चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। ठीक है, चलिए साथियों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस महान व्यक्ति का नाम बताइए जिसने भारत में बीज गणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो मेरे प्यारे साथियों उस व्यक्ति का नाम है आर्यभट्ट, जिसने बीज गणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए साथियों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नाटक की रचना हर्षवर्धन द्वारा की गई थी? तो मेरे प्यारे साथियों हर्षवर्धन द्वारा जो नाटक है ये प्रियदर्शिका है। ठीक है, आपको याद रखना है। हर्षवर्धन द्वारा जो नाटक की रचना की गई है ये प्रियदर्शिका है। तो मेरे प्यारे साथियों वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी महत्वपूर्ण टॉपिक पे। तब तक के लिए धन्यवाद।